नमस्कार, सिटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। एक नए विषय को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। गत दिनों हमारे यहाँ पंडित प्रदीप मिश्रा की अभूतपूर्व कथा का आयोजन हुआ और अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। जितनी वहाँ की कैपेसिटी थी उस जगह की पूरी कैपेसिटी वो फुल थी। 5 दिन लगातार वहाँ पर अमरावती के लोगों का आना जाना लगा रहा। बाहर गांव से भी लोग आए, काफ़ी लोगों ने सराहा और हम भी हमारे चैनल से उसे लाइव किया, जिसके काफ़ी व्यूअर्स हमें मिले और काफ़ी लोगों ने पसंद किया। पंडित प्रदीप मिश्रा यह नाम विश्व प्रसिद्ध हो गया है। दूर दूर से और विदेशों में भी इनकी कथा सुनी जाती है और इनके द्वारा बताए गए उपाय अचूक होते हैं, ऐसा बताया जाता है। अमरावती में भी ऐसी कथा हुई, उसके बाद पंढरपुर, अमरावती से पहले जलगांव और नासिक में कथा हुई थी। कथा के दौरान हमने देखा कि जो बाबा जी की प्रेरणा से लेकर, गुरुदेव की प्रेरणा से लेकर जिन्होंने उपाय किए, उनको जो फल मिला, उसका वहाँ पे पत्र द्वारा वाचन होता था। रोजाना कई पत्र आते थे, शायद 100, 150, 50, 100, कुछ भी आंकड़ा हो सकता है जिसकी हमें बिल्कुल जानकारी नहीं। सिर्फ हाथ में जो गुरुदेव के गट्ठा दिखता था उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि करीब 100 से 150 पत्र रोजाना आते थे। उसमें से चुनिंदा पत्र छांट कर पंडित जी पढ़ते थे, क्योंकि ज़रूरी है। यदि ज़्यादा पत्र पढ़ने लगे तो शिव कथा पुराण न होकर पोथी पुराण हो जाएगा। इसलिए लिमिटेड पत्र जिसकी सीमा है, क्योंकि कथा भी पढ़नी है, भजन भी गाने हैं, तो इन सारी चीज़ों में लिमिटेड पत्र यहाँ पर बाबा जी पढ़ते थे। उसमें कई पत्र ऐसे हैं जो पढ़े नहीं गए, क्योंकि पत्र देने वालों को लगता था कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ, तो बाबा जी ने यह पत्र अपनी कथा के दौरान पढ़ना चाहिए। उनका नाम आता है और लोगों को प्रेरणा मिलती है, क्योंकि जब तक आप कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे कि आपके कहे हुए का परिणाम हुआ है, उसका फ़र्क पड़ा है, उसका रिज़ल्ट मिला है, तो लोगों का आकर्षण बढ़ते जाता है। इसी दौरान कई पत्र ऐसे थे जो हमें सिटी न्यूज़ में भी प्राप्त हुए। इनका कहना है कि हमने वहाँ पे कथा के दौरान पढ़ने को दिए थे। कई लोगों के पत्र पंडित जी तक पहुँच नहीं पाए, कारण कुछ भी हो सकता है। कई लोगों के पढ़े नहीं गए का कारण मैंने बताया आपको कि यदि सारे पत्र पढ़ने लगे तो शायद कथा के लिए, बाकी चीज़ों के लिए कहीं समय ही नहीं मिल पाएगा। इसलिए पत्रों की संख्या लिमिटेड और चुनिंदा पत्र ही होते थे जो बताए जाते थे। मेरे पास यहाँ पर कई पत्र आए, उसमें से हम भी सब पत्र यहाँ नहीं पढ़ पाएंगे। एक एक पत्र हम जो समाज उपयोगी है, जो लगता है कि उससे कुछ प्रेरणा मिल सकती है और उस पत्र के माध्यम से कुछ जागृति हो सकती है, जन जागृति हो सकती है, ऐसे ही पत्र व्यक्तिगत कई लोगों के इसमें सफलता प्राप्त करने के पत्र है। शायद हम लोग इतने नहीं पढ़ पाए, लेकिन जिससे प्रेरणा है और जो सचमुच पढ़े जाना चाहिए, ऐसे पत्र जो वहाँ पे नहीं पढ़े गए। कारण मैंने कहा कि कुछ भी हो सकता, पत्र वहाँ पहुँचा नहीं, या जो पहुँचाने वाले हैं वे वहाँ पहुँचा नहीं पाए, या पत्र पढ़कर लगा होगा कि यह पत्र नहीं पढ़ा जा सकता, कुछ भी कारण हो सकता है। इन सब कारणों को देखते कुछ पत्र हमारे, उसमें से कुछ पत्र हमने छाटे। उसमें से पहला पत्र यहाँ आज हम पढ़ने जा रहे हैं। मैंने पहले भी 2 से 3 बार यह पत्र पढ़ा। मुझे लगा कि यह पत्र जनता के समक्ष पहुँचाना चाहिए, और उन्होंने निवेदन किया, जिसने भी पत्र लिखा, कि यह पत्र पंडित जी तक भी पहुँचाने की कोशिश की जाए। हम हमारे यहाँ से कोशिश करेंगे। यह पत्र उन्होंने पढ़ना, सुनना, नहीं पढ़ना, सुनना उनके समय पर निर्भर करता है। पत्र मेरे पास आया, पहला तो एक मेरे नाम से कवरिंग लेटर है जो उन्होंने लिखा है ऊपर। प्रति संपादक सिटी न्यूज़ चैनल, माननीय संपादक जी, नमस्कार। इस पत्र के साथ एक वो पत्र जोड़ रही हूँ जो मैंने पूजनीय श्री प्रदीप जी मिश्रा को लिखा था, जो उन तक पहुँचा नहीं पाई। मैंने कोशिश बहुत की, पर उनकी टीम ने मेरा नाम न लिखा होने के कारण, या पत्र बड़ा होने के कारण, या शायद उनके काम का न हो, कोई भी कारण हो सकता है,
गुरुदेव तक पत्र नहीं पहुंचा पाई। आपका चैनल और आपको मैं कई सालों से देख रही हूं। आपकी निष्पक्ष और निडर पत्रकारिता आपके चैनल के माध्यम से देखने को मिलती है। मेरे पति आपके अच्छे परिचित थे, पर मैं पहचान नहीं बताऊंगी, ना ही आपने जानने की कोशिश करना। यहाँ मुझे स्पष्ट बताया गया कि मैंने पहचान जानने की कोशिश नहीं करना। मैंने साथ में पत्र जोड़ा है और आपसे निवेदन करती हूँ कि जिस निडरता से आपने उस महिला का सच सामने रखा, मुझे लगता है मेरा पत्र आप अपने चैनल के माध्यम से पढ़े और जो मैं कहना चाहती हूँ वह आदरणीय गुरुदेव तक पहुँचे। यदि आप पर दबाव हो या किसी भी प्रकार का संकोच हो तो आप यह पत्र ना पढ़ें, क्योंकि मैं मेरे कारण किसी और को परेशानी में नहीं डालना चाहती। यदि यह पत्र आपने पढ़ लिया तो इसका दूसरा भाग भी है जो इससे आगे की मेरी खोज को बताएगा। आपने जिस दिन यह पत्र पढ़ लिया, मेरे पास सूचना आ जाती है आप जब YouTube पर अपलोड करोगे। हम जब YouTube पे कोई भी न्यूज़ अपलोड करते हैं, यदि आप सब्सक्राइब किए हो और आपने बेल आइकन का बटन दबाया हुआ है, तो निश्चित रूप से जब हम कोई पत्र हमारी न्यूज़ अपलोड करते हैं तो उसकी सूचना आपको मैसेज के द्वारा आ जाती है। आप भी यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हो और उसका बेल आइकन बटन देता है, आपको भी ये सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। आगे इन्होंने लिखा कि आपने जिस दिन यह पत्र पढ़ लिया है, मेरे पास सूचना आ जाएगी आप जब भी YouTube पर अपलोड करोगे। आशा है इसे आप छोटी बहन की विनंती समझे। आपकी निडरता के मेरे पति भी प्रशंसक थे और मेरा यह पत्र किसी के भी विरोध में नहीं है। विशेष बात इन्होंने लिखी है, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, कुछ भी अपने बारे में पहचान बताने से इनकार कर दिया। महिला है, कई बार हो सकता कि किसी कारण से ना बताए। हमें यह उचित लगा पत्र कि हाँ, लेकिन क्या जो इस पत्र में लिखा है सच में ऐसा है? यदि सच में ऐसा है तो ये सोचने वाली गंभीर बात है। मैं जैसा का वैसा पत्र मेरे पास आया, आपको यहाँ से मेरे माध्यम से पढ़ा रहा हूँ। जो उचित आपको निर्णय लगे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और मेरी एक विनंती है कि यह पत्र अंत तक आप ज़रूर सुनें, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है जो अंत में ही जाकर मालूम पड़ती है। पहले भूमिका बांधते हैं, उसके बाद में पहुँचते पहुँचते अंत तक समय लग जाता है। जो सार है पत्र लिखने का, जो क्यों पत्र लिखा गया, यह आखिर में मालूम पड़ता है। पत्र थोड़ा भावनात्मक है, हो सकता कहते कहते हम पूरा कभी कभी होता है कि भावनात्मक हो जाते तो शब्द नहीं निकलते या कहीं अटक जाते, तो थोड़ा उसे इग्नोर कीजिएगा। मैं पत्र पढ़ने जा रहा हूँ। गुरुदेव, कोटि कोटि प्रणाम। आपके नाम, आपकी महत्ता और शिव भक्ति से प्रेरित होकर मैं आपको यह पत्र लिखने का साहस कर पा रही हूँ। पूज्य श्री गुरुदेव, मैं अमरावती की निवासी हूँ, पर बदनामी के डर से नाम बताने में असमर्थ हूँ। 4 साल पहले कोरोना में पति की मौत हो गई। पति की अच्छी जॉब थी, इसलिए मेरी बेटी होने के बाद मैंने जॉब छोड़ दी थी। बेटी को संभालना भी था और जॉब की ज़रूरत भी नहीं थी। मैंने पुणे से MBA किया था। पति की मौत के बाद अब एक प्राइवेट स्कूल में जॉब कर बेटी का व मेरा गुजर बसर हो जाता है। रहने का मकान और कुछ जेवरात और सेविंग और अन्य बचत थी। कई लोगों ने पुनर्विवाह की सलाह दी, पर बेटी के लिए मैंने साफ मना कर दिया। पति के मौत के वक्त मेरी उम्र 36 साल की थी। मेरी 16 बरस की बेटी है और एक ही औलाद का संकल्प था। तब हम बहुत खुश थे, पर विगत 1 साल से मेरी बेटी के कारण मैं बहुत परेशान रहने लगी। बिन बाप की बच्ची गलत संगत में पड़ गई है। अब महसूस होता है कि बाप का साया कितना ज़रूरी होता है। गुरुदेव, पहले पढ़ाई का बहाना कर वो दिन भर घर से बाहर रहती थी। अब तो रात के 2-2 बजे तक घर नहीं आती। धीरे धीरे उसके रहन सहन के ढंग, बोलचाल की भाषा भी बदलने लगी। गुरुदेव, परेशान हाल मैंने 6 माह पहले पता किया कि मेरी बेटी पब में दोस्तों के साथ जाने लगी। मैंने समझाया, कुछ दिन ठीक रहा, फिर दोस्तों के साथ वापस जाने लगी। देर रात नशे में घर भी लौटने लगी।
मुझे लगा शराब पी होगी, पर मुंह से कहीं भी शराब की स्मेल नहीं आ रही थी। पता चला कि किसी पाउडर के नशे में थी। गुरुदेव, मेरी बेटी और नशा, मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई। गुरुदेव, परेशान हाल मैंने एक दिन देखने निकली कि ये कहाँ जाती है, किसके साथ जाती है, पैसा कहाँ से आता है। इतना तो बताया था कि वो दोस्तों के साथ पब में जाती है। उसके दोस्तों की उम्र 15 से 20 साल के बीच में ही है। गुरुदेव, मैं ऑटो के लिए घर से निकली और ऑटो वाले से पूछा, पब चलोगे? तो उसने पूछा, कौन सा पब? मैंने पूछा, कितने पब है? तो उसने कहा, 5 जगह की जानकारी मुझे है। मैंने कहा, जो नज़दीक है उसमें ले चलो। उसने मुझे एक बड़े प्रसिद्ध मॉल के सामने ले जाकर कहा, यहाँ ऊपर 2 पब है। और गुरुदेव, उसने मुझे कुछ नाम भी बताए और कहा, कुछ माल चाहिए तो मुझसे भी मिल जाएगा। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने उससे रुकने को कहा। मैं ऊपर उसके बताए हुए जगह पर गई तो वहाँ पहलवान नुमा काले कपड़े में कुछ लोग खड़े थे। बाद में पता लगा कि उन्हें बाउंसर कहते हैं। गुरुदेव, वहाँ पर भी कई लड़के और लड़कियाँ आ जा रहे थे। हर लड़की के साथ कोई ना कोई लड़का होता था। वहाँ का नियम है और ऐसा बताया गया कि लड़के के साथ लड़की रहे तो पब में एंट्री मिलती है। दरवाज़ा खुलता था, संगीत का शोर सुनाई देता था। तभी एक लड़का आया और वहाँ पर खड़े लड़के को कुछ रुपए दिए और कुछ हाथ में पूड़ी लेकर चला गया। गुरुदेव, मैंने मेरी बेटी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि आज वह यहाँ नहीं आई, किसी और पब में गई होगी। मैं वापस ऑटो वाले के पास आई और उसे अन्य जगह कल चलने को कहा। ऑटो वाले ने मुझे कैंप में डी मार्ट के सामने ले गया। वहाँ पर भी जाकर सब ऐसा ही था। गुरुदेव, मेरी बेटी यहाँ भी नहीं थी। एक बात थी गुरुदेव कि मेरी बेटी को सब लोग जानते थे। फिर ऑटो वाले ने मुझे महफिल के सामने एक मॉल पर छोड़ा, पर वह मॉल अभी बंद था, कुछ काम चल रहा था। पब बंद था, ऐसा लिखा है। ऑटो वाले ने मुझसे बाईपास के पास छोड़ा। रात के 1 बज रहे थे, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था। म्यूजिक का शोर, लड़के लड़कियों का एक दूसरे के कमर में हाथ डालकर झूमते हुए निकल रहे थे। मैंने मेरी बेटी के बारे में जानना चाहा तो जवाब मिला, माल लेने गई है। थोड़ी देर बाद किसी के साथ कार में लौटी। घर से निकली तो सभ्य कपड़े में थी और यहाँ पर फटी जींस के छोटे शॉर्ट्स और शॉर्ट्स टॉप में मेरे सामने थी। मेरा दिल जार जार हो गया। मैं गुरुदेव यह सारी बातें इसलिए बता रही हूँ कि मैं क्या कहना चाहती हूँ यह समझ में आए। गुरुदेव, मैं मेरी बेटी को देखकर दंग रह गई। नशे में भी थी। मैंने उनके साथ वाले को और बेटी को चाटा जड़ा और खींचकर ऑटो में बिठाया और उसे घर ले आई। दूसरे दिन मैं पुलिस स्टेशन में शिकायत करने गई। पुलिस ने कुछ लोगों से बात की, फिर कुछ लोग आए और मुझे समझाया गया कि बेटी का मामला है, खामोश रहना ही अच्छा है। गुरुदेव, पुलिस को इन सब बातों की जानकारी है। पुलिस का कहना है कि यह सारे पब सरकारी मान्यता प्राप्त है, हम कुछ नहीं कर सकते। इन पब वालों का और ड्रग बेचने वालों की बड़ी गैंग है, इनका पैसा बोलता है। गुरुदेव, मेरी ताकत इन सब प्रकार के गुंडों से लड़ने की नहीं है। मैं और क्या करती, पर मेरी इकलौती बेटी, नन्ही सी बेटी इन ड्रग्स के चक्कर में पड़ गई थी। गुरुदेव, मेरी बेटी ने ड्रग्स और पब में जाने के लिए पहले मेरे सारे गहने बेच दिए, घर की सेविंग चुराई। अब मैंने पब में जाने पर रोक लगा दी तो लड़ती है, झगड़ती है और ड्रग्स के लिए मचलती है, मरने की भी धमकी देती है। गुरुदेव, जिसे ड्रग की लत लग जाती है उसे डोज नहीं मिलता तो बेचैन हो जाता है। आजकल हर चौराहे पर ड्रग्स देने वाले खड़े रहते हैं। गुरुदेव, पूरे अमरावती शहर में ड्रग्स माफिया का जाल फैला है। लाल खड़ी से लेकर तपोवन तक, बलगांव से लेकर भातकुली तक, नांदगांव से लेकर लैंडमार्क होटल तक, शहर के मुख्य चौराहे पर
कॉलेज के सामने, ट्यूशन क्लासेस के सामने, हर 500 मीटर पे कोई ना कोई ड्रग देने वाला आपको मिल जाएगा। गुरुदेव, इस काम में कई स्टूडेंट्स भी लगे हुए हैं, जहां मौज मस्ती को ही अपने जीवन का लक्ष्य मानने वाली युवा पीढ़ी इनकी बड़ी खरीदार है। गुरुदेव, मेरी बेटी भी इनके चंगुल में फंस गई। मुझसे छुपकर अभी भी जाती है, पर रात को अब मैं नहीं जाने देती। अब तो आत्महत्या की धमकी भी देती है, जिससे मैं सहम जाती हूँ और डर जाती हूँ। डरूं भी क्यों नहीं, कुछ समय पहले ही ऐसे ही मामलों के चलते महफिल के सामने वाले मॉल से कूदकर एक युवा लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। बाद में उसका मामला दबा दिया गया। गुरुदेव, अब मेरी बेटी से वह ड्रग बिकवाते हैं, ऐसा मैंने सुना, क्योंकि पब में जाने वाले अकेले ही नहीं, इसके अलावा भी हजारों लोग हैं जो इसका सेवन करते हैं। पब में तो 5% ड्रग का हिस्सा जाता है। फिर एक दिन हद हो गई। कुछ काले कपड़े वाले गुंडे घर आए और कहने लगे इसका 10 लाख चाहिए। उसको चुकाने के लिए घर मांगने लगे, जिस घर में मैं रहती थी। मेरी बेटी के अश्लील फोटो दिखाए और वायरल करने की धमकी देने लगे। मैंने बेटी से कहा, देख आज क्या से क्या हो गया। बेटी भी खुद ऐसे फोटो देखकर चौंक गई। गुरुदेव, उसे काटो तो खून नहीं, पहली बार पश्चाताप के आंसू दिखे। गुरुदेव, कोई मार्ग नजर नहीं आता। एक तरफ 10 लाख की मांग, दूसरी तरफ बेटी की बदनामी। कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने पति की मौत के बाद जो फंड मिला था उसकी एफडी तोड़कर 5 लाख में मामला सेटल किया। अब मैंने मेरी बेटी को रिहैब सेंटर में भेजा। मेरी नन्ही सी बेटी आज अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है, पर जल्द ही ठीक हो जाएगी, क्योंकि उसे अब पश्चाताप है। इसी बीच मेरी सहेली ने बताया कि इसे तू सीहोर वाले बाबा के पास ले जा, उनके बताए उपाय कर। उनकी टीवी पर कथा आती है और बहुत साधारण से उपाय बताते हैं। मैंने कथा सुनना शुरू की, लेकिन कथा के दौरान गुरुदेव, आपने कहीं भी भटकती हुई युवा पीढ़ी, बढ़ते हुए ड्रग माफिया का जाल, पुलिस की खामोशी, नेताओं की उदासीनता और संस्कृति से छूटती यह पीढ़ी, इस विषय पर कहीं भी एक भी शब्द आपकी कथा में नहीं सुनाई पड़ा। पर मैंने देखा है, आप पर लोगों का अथाह विश्वास है, अपार श्रद्धा है, आस्था है, आपसे आशा और अपेक्षा भी है। गुरुदेव, मैं यह पत्र लिखकर दे रही हूं और आपसे विनंती है कि यह मेरी अकेले की समस्या नहीं है। अमरावती के साथ पूरे देश के माँ बाप इस समस्या से ग्रसित है। हमारी युवा पीढ़ी भटक रही है। कई लोगों ने शहर छोड़े तो कई लोगों ने प्राण। मेरी बेटी का और मेरा जो होना था हो गया। गुरुदेव, हमारे अमरावती में, देश में ड्रग माफिया को हटाने का, बर्बाद करने का कोई मंत्र हो या पुलिस को शुद्ध बुद्धि दे, कम से कम युवा पीढ़ी को बर्बाद करने वाले को तो सहयोग ना करे। गुरुदेव, यह सरकार का, प्रशासन का के बस का काम नहीं है। आपसे उम्मीद है, बस बाबा ही एक सहारा है। गुरुदेव, ये ड्रग बेचने वाले, ये पब चलाने वाले बर्बाद हो जाए, ऐसा श्राप दीजिए। गुरुदेव, आपके इस श्राप से हमारी युवा पीढ़ी यानी आने वाले कल का भविष्य उज्जवल हो सकता है। गुरुदेव, आप समझ रहे हैं ना? किसी की औलाद को होने का उपाय या मंत्र देना, किसी की बीमारी ठीक होने के उपाय, तो किसी को बिना पढ़े पास होने के उपाय, मैंने यह सब सुन रखा है आपकी कथाओं में। गुरुदेव, आपकी वाणी में जादू है। लोग आपकी कही हर बात को सत्य मान लेते हैं, चाहे वह गलती क्यों ना हो। आपसे विनंती है कि हमारी संस्कृति और भविष्य को बचाए रखने के लिए यदि 10-20 लोगों के बच्चे नहीं भी हुए, या किसी के कैंसर की बीमारी ठीक नहीं भी हुई, या कोई पढ़ाई में पास नहीं भी हुआ, तो पीढ़ी बर्बाद नहीं होगी। गुरुदेव, ड्रग्स वाले को आपका श्राप ही बर्बाद कर सकता है। पुलिस वाले या नेता इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पुलिस वालों से, राजनेताओं से भी इस पत्र के माध्यम से विनंती है कि कम से कम जिस युवा पीढ़ी
बर्बाद हुए ऐसे कार्य में हिस्सेदार ना बने। एक विशेष निवेदन, ये विशेष निवेदन है, गुरुदेव के नाम से है और इस चैनल के माध्यम से आप तक भी है, क्योंकि मैंने लाइन पहले पढ़ी इसलिए विशेष करके आपको भी बता रहा हूँ कि इसमें जो आखिरी में निवेदन किया उन्होंने, मुझे किसी की भी हमदर्दी या सहायता नहीं चाहिए। यह पत्र मैंने किसी भी व्यक्तिगत सहायता के लिए नहीं लिखा है। मैंने पहले भी कहा कि मेरा और मेरी बेटी का जो होना था वो हो गया। मैं हर परिस्थिति से लड़ने में सक्षम हूँ, पर अन्न पालक का पता नहीं। यह पूरे देश की समस्या है गुरुदेव, आप ही इसका हल निकाल सकते हैं। आने वाली पीढ़ी को सुसंस्कृत देखने की इच्छा में रखने वाली माँ। यह पत्र लिखा और हमारे चैनल पे भेजा। मैंने पूरा जैसा का वैसा आपके सामने पढ़ा है। क्या इस महिला ने, इस बहन ने जो भी लिखा है, जो भी है, आपको क्या लगता है सच में ऐसी परिस्थिति है? और लगता है ऐसी परिस्थिति है तो इस पर क्या उपाय होना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। सिर्फ चुप बैठे कर रहने से काम नहीं होगा। यदि हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, हो सकता है कि आपके घर का कोई बच्चा नहीं हो, पड़ोस का ना हो, लेकिन दूर किसी रिश्तेदार का हो सकता है, किसी के भी घर का हो सकता है। 15-16 साल की उम्र बहुत मोड़ लेने वाली उम्र होती है। इस उम्र में एक बार यदि बच्चा भटक जाए तो जल्दी वापस हाथ में नहीं आता है। तो इस पत्र के माध्यम से इन्होंने तो निवेदन किया, मेरा भी निवेदन है कि आपके आसपास यदि कोई भी ऐसा बच्चा या ऐसा परिवार या ऐसा कुछ भी दिखता है तो उसे रोकने की कोशिश कीजिए। हालांकि इसने सारी मांगे अभी प्रदीप जी मिश्रा से रखी है। बहुत बड़ा विश्वास इनका, बहुत बड़ी आस्था और बहुत आशा है इनको कि शायद इस मामले में प्रदीप जी मिश्रा कुछ प्रकाश डाले तो निश्चित रूप से युवा पीढ़ी का भविष्य उज्जवल हो सकता है। और जितनी जानकारी दी इसकी भी हम लोग भी तलाश करेंगे कि क्या सच है। और इन्होंने साथ में मुझे कहा कि मैंने, बहन जो भी नाम हो आपका, आपने नाम नहीं लिखा ना, मैं जानने की कोशिश करूँगा और जो आपने जानकारी दी वह कितनी सत्य है यह मैं अमरावती की जनता पर छोड़ता हूँ कि वह इसे समझे, देखे और यदि कुछ कर सकने में सक्षम हो तो ज़रूर करे। बहन, आपका मैंने ये पत्र पढ़ दिया, अगले पत्र का भी आपका इंतज़ार रहेगा और निश्चित रूप से समाज उपयोगी बात रही तो हम वो भी पत्र पर आपका पढ़ेंगे। और भी कई पत्र हमारे पास आए हुए हैं, उसमें से भी कुछ हम भी चुनिंदा ही पत्र पढ़ पाएंगे, पूरे पत्र हम लोग भी नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि विषय यह नहीं कि रोज़ाना हम पत्र पढ़े, कथा करना हमारा काम नहीं। जो मैसेज हमारे पास में किसी माध्यम से आया, जो प्रदीप जी मिश्रा तक पहुंचना चाहिए था, उनका विश्वास था कि प्रदीप जी मिश्रा निश्चित रूप से इस समस्या के हल के लिए कुछ उपाय बता सकते हैं। इन्होंने तो श्राप तक देने की मांग कर ली। कोई जब बहुत परेशान होता है तो मन से ऐसी भावनाएं निकलती है कि जिस कारण मेरा परिवार बर्बाद हुआ और युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है तो वो भी बर्बाद हुए। पर पता नहीं आज के इस ज़माने में ये बातें कितना असर करती है। और नए पत्रों के साथ आपसे पुनः मिलूँगा। ऐसे ही कुछ समस्या वाले और भी सारे पत्र हैं जो लिखे गए थे अमरावती में कथा के दौरान। सिर्फ हमने तो अमरावती की कथा के दौरान का ही पत्रों का जिक्र किया, बाकी तो पत्र और भी कहीं होंगे, ऐसे आए होंगे। और कुछ बातें निश्चित उसमें मुझे लगी है कि बाबा जी यदि, गुरुदेव जी, पंडित जी यदि जनता को कहते हैं कि ऐसा नहीं करना तो शायद बहुत बड़ा असर इस बात का होगा और हमारी युवा पीढ़ी बचेगी। नमस्कार।